लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 नारे हर जगह दिए जाते हैं आजकल। सारे जितने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन आजकल बन रहे हैं रिफॉर्म लेवल पर, उनमें यही 3 नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये 3 नारे वास्तव में कहाँ एक्चुअलाइज होंगे? ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में होंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी ए सोसाइटी ऑफ इक्वलिटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी ए सोसाइटी ऑफ लिबर्टी, एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी ए सोसाइटी ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। सब आदमी ब्रदरहुड हैं। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी जब बन जाएगी तो फाइनल स्टेज आ जाएगी हिस्ट्री की। अब हम कूदने वाले हैं रेल्म ऑफ नेसेसिटी से रेल्म ऑफ फ्रीडम में। कैपिटलिज्म जो है वो समाप्त होने जा रहा है, और कैपिटलिज्म के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ ना क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, ना अलग अलग क्लासें होंगी, और जब अलग अलग क्लासें नहीं होंगी तो शोषण भी नहीं होगा। क्लासलेस और शोषणलेस समाज बनेगा। मार्क्स का सब यही आदर्श था कि क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, जिसमें किसी का खून चूसने वाला और जिनका खून चूसा जाता है ऐसे 2 लोग नहीं होंगे, बल्कि जो कमा रहे हैं और पैदा कर रहे हैं वही उसके ओनर होंगे, जो कुछ उन्होंने पैदा किया है। लेकिन ऐसी सोसाइटी लाने के लिए बीच में थोड़े दिनों के लिए उसको हिस्टोरिकल स्टेज नहीं माना। हिस्टोरिकल स्टेज तो यही है कि कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा, लेकिन बीच में कम्युनिज्म लाने के लिए एक छोटा पीरियड ऐसा आएगा, थोड़ा सा, जिसमें उसके लिए रास्ता बनाया जाए कम्युनिज्म लाने के लिए। उसको उन्होंने कहा है सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटार। ये बीच में आएगी थोड़ी सी। अब कैसी आएगी, क्या होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हेगल ने जो स्टेट बनाई थी वो ऐसी बनाई थी जो शाश्वत है, जो ईश्वर का पृथ्वी के ऊपर मार्च है। भगवान जब पृथ्वी पर आकर के चलते हैं तो वो कहलाता है राज्य, स्टेट कहलाता है वो। इसलिए जो स्टेट का नियम है, यह स्टेट की सत्ता है, उसकी सेवा करना, उसका पालन करना, अपने आप को बिल्कुल पूरा स्टेट के लिए समर्पित कर देना, ये भगवान की सेवा है। अब ये जो स्टेट है जो इस समय चल रही है, कैपिटलिज्म के ज़माने में चल रही है, ये मानव को दमन करने के लिए बनाई गई है। स्टेट हमेशा ही पूंजीपतियों के हित जो हैं उनकी रक्षा करती है। अगर किसी आदमी ने बेईमानी से रुपया कमाया है, छल से रुपया कमाया है, कपट से रुपया कमाया है, 1 लाख रुपया कमा लिया, और किसी आदमी ने ये कह करके कि तूने कौन सा ईमानदारी से कमाया रुपया, उस 1 लाख रुपए में से 10 रुपए का माल उसने चुरा लिया, तो पुलिस जो है वो 10 रुपए का जिसने माल चुराया है उसको दंड देगी, मारेगी, पीटेगी। उससे नहीं कहेगी तूने 1 लाख रुपए तूने भी तो चुराया, कि तूने समाज से 1 लाख रुपए चुराया, अगर इसने 10 रुपए चुरा लिए तो क्या नुकसान किया। तो पुलिस जो है वो हमेशा ही पूंजीपतियों के हित में काम करेगी।
उसका कारण ये उन्होंने बनाई इस तरह से कि हेगल ने सिविल सोसाइटी और स्टेट इन दोनों को अलग अलग बनाया, इनमें दो हिस्से कर दिए। सिविल सोसाइटी की रक्षा करने के लिए स्टेट है, लेकिन स्टेट जो है वो ईश्वर का मार्च नहीं है पृथ्वी पर, मार्क्स कहते हैं। स्टेट तो एक सुपर स्ट्रक्चर है, जैसे सारी चीज़ें और चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर हैं, रिलीजन भी सुपर स्ट्रक्चर है, एथिक्स भी सुपर स्ट्रक्चर है, इसी तरह स्टेट भी सुपर स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं उनका, तो स्टेट को सुपर स्ट्रक्चर है, इसको हटाना पड़ेगा। स्टेटलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी। ये जो आपकी डिक्टेटरशिप आएगी, ये स्टेट को बिल्कुल रिप्लेस कर देगी। स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। स्टेट ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेट शोषण करती है, आदमी का दमन करती है, उसकी आज़ादी छीनती है। कैपिटलिस्ट सरमाएदारों के हित की रक्षा करती है। तो इसलिए इसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। इसको उन्होंने कहा विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, राज्य का क्षय हो जाना, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा राज। डिक्टेटरशिप आएगी किसकी? राज्य जब ख़त्म हो जाएगा तो कौन लोग आएंगे? वो आएंगे जो प्रोड्यूसर हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। गरीबों पर गरीबों का ही राज होगा, गरीबों पर गरीबों के हित का देखने वाला, गरीबों का शोषण करने वाला राज्य नहीं होगा। ऐसा राज्य होगा जो गरीबों के हित को देखेगा। और ये हित को देखेगा इसलिए कि कोई भी थोड़ा सा अगर उसमें कोई कहीं कांटा रह गया है, कोई अंकुर रह गया है, तो उसको निकाल दिया जाए। तो ये डिक्टेटरशिप क्या का काम करेगी? सबसे पहला काम जो डिक्टेटरशिप करेगी वो ये होगी कि लैंड की जो ओनिंग है, ज़मीन की जो ओनिंग है, ज़मीन के जो ओनर हैं, उनको बिल्कुल समाप्त कर देगी। सारी ज़मीन जो है वो नए राज्य जो डिक्टेटरशिप कहलाएगा, नए राज्य की ज़मीन होगी, स्टेट की। वो स्टेट जो है सिविल सोसाइटी से अलग नहीं होगी, वो सिविल सोसाइटी होगी, यानी समाज समझ लो। तो सारी ज़मीन पर ओनरशिप का अधिकार किसी आदमी का नहीं होगा। ज़रा सी भी ज़मीन ऐसी नहीं रहेगी जिस पर कोई ओनर हो। और जब कोई ओनर नहीं होगा तो फिर मजदूर भी नहीं होंगे, किसान भी नहीं होंगे, सब चीज़ राज की हो जाएगी। ज़मीन को जोतो, सरकार जहाँ जुतवाएगी, जिससे जुतवाएगी, जो इस काबिल होंगे कि ज़मीन को जोत सकें, उनको ज़मीन दे दी जाएगी, लेकिन ओनर नहीं बनाया जाएगा किसी को भी। तो सबसे पहला काम लैंड ओनिंग जो है समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल। लैंड ओनिंग के साथ साथ जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो भी सारे स्टेट के द्वारा ओन हो जाएंगे। बड़े बड़े कारखाने हैं, किसी प्राइवेट आदमी का कोई कारखाना नहीं होगा। ये बिरला का कारखाना है, ये टाटा का कारखाना है, ये और किसी का कारखाना है, ऐसा कोई कारखाना नहीं होगा किसी का। सारे कारखाने समाज के होंगे, जिसे नई जो स्टेट है जिसको हम डिक्टेटरशिप कह रहे हैं, वो सब कारखानों को अपने हाथ में ले लेगी। उसमें कोई अड़चन अगर लगाएगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो आदमी इससे बचने के लिए एक काम करेंगे, कुछ एमिग्रेंट माने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाने वाले, वो कहेंगे कि भाई हमें मार देंगे, पीट देंगे, इसलिए ज़मीन जाके इंग्लैंड में बैठ जाओ या फ्रांस में बैठ जाओ, और ज़मीनें हमारी यहाँ पड़ी हैं बहुत सारी। तो एमिग्रेंट्स की सारी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली जाएगी। जो देश छोड़ करके जाएगा
तो जो उसकी प्रॉपर्टी देश में है सबको जब्त कर लिया जाएगा। किसी इमिग्रेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यानी कोई आदमी अपनी जान बचा करके भागना चाहे कि हम जान बचा के भागना चले जाएंगे तो हमारा माल यहाँ पड़ा रहेगा सुरक्षित, उसका माल सुरक्षित रहेगा जब वो स्टेट के हाथ में चला जाएगा, राज्य के हाथों में चला जाएगा, उसका अपना रहेगा। तो इमिग्रेंट सारी है। किसान और इंडस्ट्री, पेजेंट का और इंडस्ट्री का भेद मिटा दिया जाएगा। जो किसान हैं उनको भी हम क्या कहेंगे हम कि ये वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, और मज़दूरों की तरह से उनको भी मज़दूरों की तरह मज़दूरी कानून सारे लागू होंगे, वेलफेयर के कानून पर लागू होंगे, वेज उनको दी जाएगी जो मज़दूरों की तरह दी जाती है। तो किसानों में और मज़दूरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। पेजेंट्री और इंडस्ट्री दोनों को एक कर दिया जाएगा। यानी एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री माना जाएगा। एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री है, उस पर इंडस्ट्रियल लॉ लागू होंगे सारे के सारे। जितने बच्चे हैं उन सबको जिम्मेदारी होगी राज्य की कि स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन का समझ लो 10वीं तक की समझ लो, तो जितने बच्चे होंगे उनको स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी राज्य की तरफ से, निःशुल्क। क्योंकि किसी आदमी का कोई अपना तो कारखाना होगा नहीं, कि तो मकान तो होगा नहीं, सरकारी होगा, तो सरकार उनको बजाय इसके कि उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे दे या अपनी तनख्वाह में से पैसे देकर पढ़ाई कराएं, सरकार इसी को समझेगी, एक तरह का अलाउंस समझेगी कि आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी स्कूल के अंदर। डीए वगैरह जैसे हम देते हैं, या कंपनसेटरी अलाउंस देते हैं, या मेडिकल अलाउंस देते हैं, ये ऐसे अलाउंस वगैरह की कोई नहीं होंगे, एजुकेशन फ्री सारे। तो स्कूल एजुकेशन सारी की सारी बिल्कुल फ्री होगी, उसमें कोई किसी एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। जो कानून बनेंगे सारे मज़दूरों के हित में बनेंगे, वर्कर्स के हित में ही कानून बनेंगे, जो वर्कर होंगे। जितने ओनर्स हैं उनके वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे सारे, ओनर्स रहेगा ही कोई, ओनर कोई रहेगा नहीं। ओनर की जगह कौन होंगे? पेड मैनेजर्स होंगे। यानी बिरला जी जो हैं किसी मिल के मालिक नहीं होंगे, बल्कि मिल के पेड मैनेजर डायरेक्टर। अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, अगर ज़िंदा नहीं रहना चाहते कि मेरा कारखाना बन गया, तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मैनेजर बन जाओ, तनख्वाह ले लो और अपनी तनख्वाह तय करा लो, कुछ करा लो। तो ये काम कराने के लिए सारी डिक्टेटरशिप इन कामों को पूरा करेगी। ये काम जब पूरे हो जाएंगे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। जितने मकान हैं, अगर किसी के पास बड़ी बड़ी कोठियाँ भी हैं, क्योंकि ज़मींदार लोग थे, तो उनको सबको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। सारे मकान जब नेशनलाइज हो जाएंगे तो उनको स्टेटस के अनुसार बांट दिया जाएगा। कोई आदमी ऐसा है जिसे ज़्यादा काम करना है तो 3 कमरों का मकान दे दिया जाएगा। कोई आदमी ऐसा है जिसको कम काम करना है, 2 कमरों का मकान दे दिया जाएगा। और कोई बड़ा आदमी होगा जिसे बड़ा काम और जिम्मेदारियां निपटानी है, उसे 5 कमरों का मकान दे दिया जाएगा। जिसके पास बड़े मकान हैं उनसे मकानों को छीन करके उसको बांट दिया जाएगा सारे के सारे। लग्जरी नाम की कोई चीज़ इस तरह से रहेगी नहीं। अय्याशी के सामान अपने आप ख़त्म हो जाएंगे सारे। जब इस तरह बांट दिया जाएगा तो लोगों के पास सरप्लस कुछ रहेगा नहीं, जो कि स्टेट का हो जाएगा। बैंकों में जितनी राशि पड़ी हुई है जिस आदमियों की, वो सारी की सारी नेशनलाइज कर दी जाएगी। बैंकों की राशि भी नेशनलाइज हो जाएगी सारी। तो डिक्टेटरशिप इन काम को करने के लिए पूरा, ताकि हर चीज़ के लिए जितने भी अड़चने हैं
जितने भी इसमें रुकावटें हैं उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए। ये डिक्टेटरशिप बिल्कुल एलिमिनेट करके सबको एक ऐसी सोसाइटी बना देगी जिसमें कोई भी मजदूरों के, प्रोड्यूसर के हित की अवहेलना करने वाला कोई नहीं रहेगा। अब इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरी है, अनप्रोडक्टिव लेबर सारी ख़त्म कर दी जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। यानी जो लोग प्रोड्यूसर नहीं कर रहे, कुछ काम प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए रिलीजन को ख़त्म करना पड़ेगा कि अनप्रोडक्टिव लेबर जो है वो रिलीजन पैदा कर रहा है सारे। चर्च के आदमी जो हैं वो कुछ प्रोड्यूस तो करते नहीं, खाते हैं वहाँ। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ऋषि मुनि, सन्यासी, साधु, मुनि, धार्मिक लोग हैं, इन सबको मजबूर किया जाएगा कि कोई ना कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मान लो कोई साधु या कोई मठाधीश बहुत मोटा है तो उसको सरकार देखेगी मोटे आदमी से क्या काम कराया जा सकता है, और अगर कुछ नहीं काम कर सकता तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे ऐसे आदमी। वही रोटी खाएगा, ब्रेड लेबर कहलाती है। ब्रेड लेबर का मतलब है कि वही रोटी खाएगा जो आदमी प्रोड्यूस करेगा। जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो रोटी नहीं खा सकता, उसे रोटी नहीं मिलेगी राज्य के अंदर। वर्कर्स जो हैं वही सिर्फ उनको। अब ये बड़ा ज़बरदस्त काम है क्योंकि रिलीजन को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये एलिमिनेट करेगी हमारी कि भाई इन चीज़ों को ख़त्म करो। अनप्रोडक्टिव लेबर बिल्कुल नहीं रहेगी, पकड़ पकड़ के काम कराया जाएगा मजदूरों से, मजदूरी का जैसा जिसको देखेंगे उसके हिसाब से वैसा। तो ये डिक्टेटरशिप जो है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो माइनॉरिटी थी, कैपिटलिस्ट हमेशा माइनॉरिटी में होता है, मजदूर हमेशा मेजॉरिटी में होते हैं। तो रियल डेमोक्रेसी बन जाएगी। अब मजदूरों का राज जो होगा वो मेजॉरिटी का राज होगा। अब तक जो राज है वो माइनॉरिटी का राज है और माइनॉरिटी के हितों की रक्षा कर रहा है। क्योंकि आपके हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 400-500 आदमी ऐसे होंगे जो जिनकी सारी इंडस्ट्री जिनके हाथ में है, कैपिटलिस्ट घराने हैं, और लेबर कितनी होगी? 4 करोड़ या 2 करोड़। तो जब लेबर के हाथ में सारी सत्ता आ जाएगी तो रियल डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप नाम होगा उसका, इसलिए होगा डिक्टेटरशिप कि उसमें आदमियों को, हर एक आदमी को आज़ादी नहीं होगी, कैपिटलिस्ट को कोई आज़ादी नहीं होगी अपनी संपत्ति वगैरह रखने की, इसलिए उसका नाम डिक्टेटरशिप कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो डिक्टेटरशिप है प्रोद्धार की, वो रियल डेमोक्रेसी होगी। रियल डेमोक्रेसी में यही काम होगा कि जो मेजॉरिटी लोग हैं, मज़दूर मेजॉरिटी में होते हैं हमेशा, हर कंट्री के अंदर मज़दूर ज़्यादा होता है, कैपिटलिस्ट कम होते हैं। तो जब मज़दूरों का राज आ जाएगा तो मेजॉरिटी, रियल मेजॉरिटी आ जाएगी। अब ये जो रियल मेजॉरिटी है, ये कानून जो बनाएगी, ये ऐसे कानून बनाएगी जो मज़दूरों के हित के हों सारे के सारे। कैपिटलिस्ट रहेंगे ही नहीं तो उनके हित ही, जब उनका कोई हित ही नहीं होगा तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटार टेम्परेरी फेज़ होगा। इस टेम्परेरी फेज़ के बाद कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं हम बारे में कि कम्युनिज्म में सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अब ऐसी सोसाइटी जो बन जाएगी, इस सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आदमी प्रोड्यूस तो खूब करेगा, जिसके अंदर
वो प्रोड्यूस किस लिए करेगा? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। इस शब्द को हेगल जो यूज़ करते थे सेल्फ रियलाइजेशन, वो तो होता अपनी आत्मानुभूति के लिए। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जानने के लिए करते थे सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ को जानो, सेल्फ क्या है। लेकिन मार्क्स ने सेल्फ रियलाइजेशन का शब्द प्रयोग किया है अपनी कैपेसिटी को जानो। मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है, मेरे अंदर उत्पादन की शक्ति कितनी है, इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए आदमी प्रोड्यूस करेगा, वेज के लिए नहीं करेगा कि जी मुझे तो तनख्वाह जो है 5,000 रुपये मिलती है। हमारे यहाँ मखौल में एक कहानी सी आती है ना, एक कहानी कहते हैं कि मास्टर जी जो थे वो पढ़ा रहे थे बच्चों को GIRL गिरल, GIRL गिरल। वहाँ से जो हेड मास्टर थे, प्रिंसिपल साहब, वो उधर से गुजरे। 2-3 बार उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर सुना तो मास्टर जी अंदर यही पढ़ा रहे थे, बच्चों GIRL गिरल। उन्होंने दरवाज़ा खटखटा के अंदर आए। उन्होंने कहा मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं आप? बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। GIRL गिरल, GIRL गिरल, इसके गिरल थोड़ी होता है, ये होता है गर्ल। कहने लगे मास्टर जी मैनेजर साहब से कहो 500 रुपये तनख्वाह में तो गिरल ही पढ़ाई जाएगी, तनख्वाह बढ़ा दें 700 रुपये, गर्ल पढ़ा देंगे, हमें भी आता है गर्ल होता है। तो वेज अर्निंग सोसाइटी में आदमी जो होगा वो इस तरह के काम करेगा, काम चोरी। तनख्वाह बढ़ा दो तो ठीक पढ़ा दूंगा, तनख्वाह कम कर दो। लेकिन जब आदमी अपनी कैपेसिटी को रियलाइज़ करने के लिए काम करेगा तो वो इस बात को नहीं देखेगा, वो तो कहेगा कि मैं 7 बजे तक शाम को काम कर सकता हूँ। तो अपनी कैपेसिटी को रियलाइज़ करने के लिए वो जो मैनेजर होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट तो कोई होगा नहीं, मैनेजर होगा, मैनेजर को कहेगा कि कारखाना 7 बजे तक चलेगा, चलने दो, मैं अपनी कैपेसिटी को देखना चाहता हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है। तो वो 2 घंटे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और लेगा कितना सोसाइटी से, अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो उस सोसाइटी में प्लेंटी हो जाएगी। इस हर चीज़ जो पैदा होगी वो आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ पैदा होगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? प्रॉफिटियरिंग, फ़ायदा, मुनाफा बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। मुनाफा किसके लिए? कैपिटलिस्ट की कोठी बनाने के लिए। मुनाफा किसके लिए? कैपिटलिस्ट के अय्याशी के सामान लाने के लिए। और जब ये कैपिटलिज्म ही ख़त्म हो जाएगा तो मुनाफे की ज़रूरत क्या रहेगी? तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेगी स्टेट, उसी में चीज़ मिल जाएगी आपको। कैपिटलिज्म में जो चीज़ मिल रही है 30 रुपये में, जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो प्रोडक्शन पे कितने पैसे लगे जी? इसके प्रोडक्शन पे लगे 20 रुपये। ये सरप्लस वैल्यू लेता था 30 रुपये। अब हम सरप्लस वैल्यू तो हमने लेनी नहीं। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होगा कि वो चीज़ 20 रुपये में मिलेगी। तो सब चीज़ों का बड़ा सस्ता, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस चीज़ें पैदा होंगी सारी की सारे। जितनी तनख्वाह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट कर ली जाएगी सारी, और उसके हिसाब से सारा काम कर दिया जाएगा। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होगी उसमें रिलीजन भी ख़त्म हो जाएगा, कोई रिलीजन नहीं है। उसमें क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगी, कोई क्लास नहीं। इक्वलिटी, इट शैल बी सोसाइटी ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। सब बराबर हैं, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, कोई नहीं, किसी तरह के नहीं, सब बराबर, सब एक हैं। जो जितना काम कर सकता है वो उतना, कि ये आदमी इतना काम कर सकता है तो इसे
ए क्लास लेबर कर दो, ये आदमी ज़्यादा काम कर सकता है, ये 8 बजे तक काम कर सकता है, इसको बी क्लास लेबर, इस तरह से वो तो ग्रेडेशन जो होगा वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से होगा, किस आदमी की कितनी कैपेसिटी वर्किंग है, ना धर्म के हिसाब से होगा ना जाति के हिसाब से होगा सारा। तो एक आदर्श सोसाइटी बन करके, हमारे विकास जी कह रहे थे कि आपने ऐसा शब्द बोल दिया जिसको लेफ्टिस्ट स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा हम कम्युनिस्ट सोसाइटी को हिंदी में क्या कहें भाई, तो हमने कह दिया था कि बस वास्तव में राम राज जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी में ही आएगा, बिल्कुल राम राज होगा, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सबको सामान मिल रही हैं, सबको गुड़ एक सा ही मिल रहा है, ये नहीं कि वो अमीर आदमी है तो उनके लिए कुछ सुपीरियर गुड़ बन के आ रहा है और जो गरीब आदमी है उनके लिए शीरे वाला गुड़ आ रहा है, एक से ही गुड़ है। जब सबकी कीमतें एक से तो कम्युनिस्ट सोसाइटी इक्वलिटी की सोसाइटी हो जाएगी और हर आदमी को लिबर्टी होगी पूरी की पूरी कि वो जितनी चाहे अपनी कैपेसिटी से प्रोड्यूस करे, फुल लिबर्टी। वो आदमी कहेगा मैं तो जिम, जब उसमें जाता हूँ जिम खाने होते हैं कुश्ती उश्ती लड़ने के लिए, तो शाम को 6 बजे तक कसरत करके आता हूँ, तब वो 6 बजे तक कसरत करने के बजाय 6 बजे तक प्रोड्यूस करके आएगा। तो ऐसे आदमी जो होंगे सारे के सारे, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी में सब आदमी प्रोड्यूसर का काम करेंगे, एवरी मैन शैल बी प्रोड्यूसर, उसको लिबर्टी होगी। और लिबर्टी जब हो जाएगी और इक्वलिटी हो जाएगी तो लेबर ने जिसने क्रांति की है, लेबर ऑफ द वर्क, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, उनमें फ्रेटर्निटी भी आ जाएगी। फ्रांस के रेवोल्यूशन ने जो 3 नारे दिए थे, वो नारे असल में देखा जाए तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में आएंगे। फ्रांस ने तो केवल नारे दे दिए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 नारे हर जगह दिए जाते हैं आजकल। सारे जितने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन आजकल बन रहे हैं रिफॉर्म लेवल पर, उनमें यही 3 नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये 3 नारे वास्तव में कहाँ एक्चुअलाइज होंगे, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में होंगे। कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी ए सोसाइटी ऑफ इक्वलिटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी ए सोसाइटी ऑफ लिबर्टी, एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी ए सोसाइटी ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सब आदमी ब्रदरहुड हैं। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी जब बन जाएगी तो फाइनल स्टेज आ जाएगी हिस्ट्री की, हिस्ट्री अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगी। और चूँकि क्लास कन्फ्लिक्ट ही प्रोग्रेस का लॉ है, आगे किसी प्रोग्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट सोसाइटी जब बन जाएगी तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुरुजी, पर आप ये बताओ कि जब ये ट्रांजिशन होगा ना कैपिटलिज्म से और ये जो तानाशाही स्थापित होगी, तो फिर उसके लिए चाहे कीमत कोई भी देनी पड़े, वो ट्रांजिशन कैसे होगा? मार्क्स ने वही लॉ बताया है जो यूटिलिटेरियंस ने बताया था। यूटिलिटेरियन भी स्टेट को मॉन्स्टर मानते हैं, मिल वगैरह, लेकिन वो कहते हैं कि स्टेट तब तक रहेगी जब तक ईविल रहेगा। स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज ईविल एग्जिस्ट। जैसे हम जब कर रहे थे हम मिल को, तो मिल ने यही तो कहा था कि जब तक हम दूसरे की लिबर्टी को पर एनक्रोच नहीं करते तब तक स्टेट इंटरफियर नहीं कर सकती। करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी थाने नहीं गए, पुलिस ने कभी उनको जाकर के किसी काम के लिए डंडा नहीं मारा, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे की लिबर्टी एनक्रोच नहीं की। स्टेट उनके लिए एग्जिस्ट करती है जो दूसरे की लिबर्टी को एनक्रोच करते हैं, ईविल। तो स्टेट विल एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज ईविल एग्जिस्ट। और जब दुनिया के आदमी सब मॉरल बन जाएंगे, यानी दूसरे की लिबर्टी को ऑनर करने लगेंगे, तो फिर स्टेट की ज़रूरत क्या रहेगी।
तो स्टेट विदर अवे हो जाएगी, यूटिलिटेरियन ये मानते हैं। मार्क्स भी ये कहते हैं कि जब हम डिक्टेटरशिप लाएंगे तो डिक्टेटरशिप ला करके धीरे धीरे हम ये कर देंगे कि हर आदमी प्रोड्यूसर बन जाएगा, हर आदमी, कोई क्लास नहीं रहेगी तो एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। और जब ये धीरे धीरे, जब तक डिक्टेटरशिप की ज़रूरत जब तक रहेगी जब तक आदमी जो है वो क्लास कॉन्शियसनेस है उनमें, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, तो स्टेट उनको ठीक करेगी, नहीं नहीं तुम बराबर हो बिल्कुल, तुम्हें कोई छोटापन है। तो डिक्टेटरशिप तो उस समय तक रहेगी सो लॉन्ग एज लोगों के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस है, लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस है कि मैं प्रोड्यूस ना करूं और प्रोड्यूस ना करने के साथ शोषण कर लूं लोगों का। तो प्रोड्यूसर जब किसी का शोषण ही नहीं करेगा, ऐसी स्टेज आ जाएगी तो फिर डिक्टेटरशिप की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो डिक्टेटरशिप एलिमिनेट हो जाएगी। तो मार्क्स भी कहते हैं विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट हो जाएगी, स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं। एक जो क्लास हेगल ने बताई थी, यूनिवर्सल क्लास, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एक यूनिवर्सल क्लास है। हेगल ने कहा ब्यूरोक्रेसी दुनिया के अंदर क्या काम करेगी, वो सब चीज़ों से, पार्टी पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, सबसे ऊपर उठ करके वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल होगी। सिर्फ लॉ इज़ फॉर लॉ, सबके लिए, और ब्यूरोक्रेसी उसकी रक्षक होगी। मार्क्स ने कहा कि जब हमारी सोसाइटी ऐसी बन जाएगी जिस सोसाइटी में अपने आप ही सारा, तो ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट ए यूनिवर्सल क्लास। हेगल ने यूनिवर्सल क्लास बना करके उसको शोषण का साधन दे दिया था। यही तो ब्यूरोक्रेसी, तो खून चूसने वाली क्लास है, इसी के द्वारा तो सारे खून चूसे जाते हैं लोगों के। सारे लॉ बनाती है ब्यूरोक्रेसी स्टेट के फेवर में, सारे लॉ बनाती है ब्यूरोक्रेसी लोगों को दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए। तो मार्क्स कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी तो स्टेट के, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं, लॉ की कोई ज़रूरत नहीं, स्टेट ही ख़त्म होगी। सब आदमी अपनी इच्छा से काम करेंगे, किसी को शोषण नहीं करेंगे, किसी का खून नहीं चूसेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप धीरे धीरे विदर अवे हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। जितना जितना ये टेंडेंसी हमारी ख़त्म होंगी शोषण करने की, उतना ही वो डिक्टेटरशिप लूज होती चली जाएगी। और धीरे धीरे जब लूज हो जाएगी तो बिल्कुल ही रहेगी, डिक्टेटरशिप नहीं रहेगी। तब हम रेलम ऑफ नेसेसिटी में, रेलम ऑफ फ्रीडम में पहुंच जाएंगे। तो डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए किसी संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जगह तो सारा जो परिवर्तन हो रहा है वो क्लास कन्फ्लिक्ट से हो रहा है, यहाँ कोई क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यहाँ तो धीरे 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 जो अंकुश है वो लूज होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे इतने लूज हो जाएंगे कि फिर डिक्टेटरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और फिर एकदम कम्युनिज्म में आदमी पहुंच जाएगा। जब कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी तो परफेक्ट सोसाइटी बन जाएगी, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में।